औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर ये टेबल सॉल्व करने के लिए दिया था। होप्स हो कि आप लोग इसको सॉल्व कर चुके होंगे। अब ज़रा मैं आप लोगों को ये टेबल सॉल्व करके बताती हूँ कि कहाँ पर कौन सा वर्ड किस तरह से सॉल्व करना था। अच्छा, जब एक बात आपने जहन में रखनी है कि ड्रीम कोर्स के अंदर जब भी हम कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज को करते हुए जस्ट आपने आंसर नहीं लिखना। आंसर लिखने के साथ में आपने बिकॉज भी मेंशन करना है कि अगर कोई आंसर है तो वो क्यों है। इस तरह आपका माइंड एक वर्क करेगा प्रॉपरली, एक प्रोसेस चलेगा आपके दिमाग के अंदर कि आपको एक आंसर पता चल रहा है। जैसे कि हम एक मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगर, तो हम जस्ट ये नहीं देखते कि लास्ट लाइन में आंसर क्या लिखा हुआ है। वो लास्ट लाइन का आंसर आप कभी भी नहीं ला सकते जब तक कि आप पीछे का प्रोसेस सॉल्व नहीं करते। और उस प्रोसेस में अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो आपका आखिरी जो आंसर होता है वो चेंज हो जाता है, गलत हो जाता है। एक डिजिट की भी गलती आपके आंसर को गलत कर देती है। सेम इज द केस, आपने जब ड्रीम की एक्सरसाइजेस करनी है, चाहे वो छोटी से छोटी एक्सरसाइज क्यों ना हो, आपने वहाँ पे आंसर लिखना है। और आंसर के बाद आपने लिखना है कि वो आंसर आपने क्यों लिखा, आपको क्यों लगता था कि आपका वो आंसर है। जैसे कि ये टेबल देखें, इस टेबल को अब उस्ताद ने जब सॉल्व करवाया तो उस वक्त मैंने भी इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखिए आंसर्स तो मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन आगे ये भी लिखा हुआ है कि वो आंसर्स क्यों हैं, कहाँ पर इसम है तो इसम किस कैटेगरी की वजह से बना है, हर्फ क्यों है और फेल क्यों है। फेल है तो कौन सा फेल बन रहा है, और अगर एक फेल एट द सेम टाइम वो इसम के तौर पर भी अमल कर रहा है और फेल के तौर पर भी उसको कंसिडर किया जा रहा है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो भी सब कुछ यहाँ पर इस टेबल के अंदर मेंशन है। तो अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Identify whether the words in the table below are ism, fail or harfs। तो अब हमने आइडेंटिफाई करना है इन तमाम वर्ड्स में से इसम को, फेल को और हर्फ को। सबसे पहला वर्ड है आपका टेबल। अब टेबल क्या है? टेबल एक इसम है, ठीक है। इसम क्यों है? क्योंकि ये एक चीज है, एक थिंग का नाम है। उसके बाद डैलस। डैलस क्या है? इसम है। इसम क्यों है? क्योंकि ये एक जगह का नाम है। डैलस अमेरिका की सिटी है और अमेरिका की सिटी होने की वजह से ये एक जगह है, और जगह के नाम को हम किस में कंसिडर करते हैं? इसम में कंसिडर करते हैं। इसम की डेफिनेशन क्या थी? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया एंड एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें किस में कंसिडर हो रही थी? इसम की कैटेगरी के अंदर कंसिडर हो रही थी। फिर थर्ड वर्ड है आपका जंप्स। यहाँ पर देखिए आप जंप्स लिखा हुआ है। एस और ई एस का इजाफा किस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर आपको जंप्स से तो पता चल गया कि ये फेल है और ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम जंप्स इसम भी कंसिडर हो सकता है और फेल भी कंसिडर हो सकता है। क्यों? आपको याद हो तो इंटेंसिव 1 के अंदर ये प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था। हमने कुकिंग की एग्जांपल की थी कि ही इज कुकिंग, कि वो कुकिंग कर रहा है। तो क्या था कि फेल था उस वक्त, वो जो भी खाना बना रहा है तो वो खाना बनाने का अमल कर रहा था, फेल कर रहा था, वर्क हो रही थी वहाँ पे। लेकिन जब हमने कहा है कि ही लव्स कुकिंग, तो इसका मतलब था कि उसको कुकिंग पसंद है, ठीक है। तो वो जो कुकिंग का वर्ड था वो एक टाइम पे तो फेल कंसिडर हुआ, वर्ब कंसिडर हुआ, लेकिन दूसरे टाइम पे वो क्या कंसिडर हुआ? वो इसम कंसिडर हुआ, क्योंकि उसकी एक पसंद है। पसंद क्या है? उसको कुकिंग करना अच्छा लगता है। बहुत कम ऐसे शाज़ो नादर शहजादे होते हैं जिनको कुकिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन खैर, यहाँ पर अब एग्जाम्पल है हमारे पास जंप्स की। ही जंप्स हाई। ही जंप्स हाई क्या क्या मतलब है कि वो ऊंची छलांगे लगाता है, ठीक है। तो वो ऊंची छलांगे लगाता है, तो यहाँ पर तो वो या लगा रहा है या लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो जंप कर रहा है ना। तो जंप यहाँ पर क्या होगा? एक एक्ट होगा, तो यहाँ पर हम उसको कंसिडर करेंगे फेल, ठीक है। फिर आगे देखें कि ही लव्स जंप्स। ही लव्स जंप्स में क्या आ गया? उसकी लाइकिंग बताई जा रही है कि उसको कौन सी चीज पसंद है। तो जब आप उसकी पसंद के बारे में बात करें तो यहाँ पर वो एक्ट नहीं कर रहा,
लेकिन आपने उसकी हॉबी बताई है, उसकी लाइकिंग बताई है कि हाँ उसको ये चीज अच्छी लगती है, तो यहाँ पर जम्स इसम कंसिडर होगा। ठीक हो गया। और ये भी मैंने आपको लास्ट टाइम इंटेंसिव के अंदर बताया था कि ये प्रॉब्लम जस्ट इंग्लिश के अंदर है, कि इंग्लिश के अंदर और बाकी लैंग्वेजेस के अंदर आपको ये प्रॉब्लम मिल जाती है कि जो फेल होता है वो एट द सेम टाइम फेल भी हो जाता है और इसम भी हो जाता है। और आपको पता कैसे चलेगा, आपके माइंड में अगर क्वेश्चन आए कि मैम फिर हमें पता कैसे चलेगा कि उस वक्त वो वर्ड इसम है या फेल है, तो अगर तो ऐसे वर्ड लिखा हुआ है तो आप उसको फेल और इसम दोनों कंसिडर कर लेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि आपके माइंड में एक प्रोसेस चलेगा कि हाँ ये फेल अगर किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जहाँ पे इसको एक्ट बताया जाए तो ये फेल होगा, लेकिन अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज हो जहाँ पे ये इसम के तौर पे बताया जाए तो ये इसम होगा, उस वक्त ये एक्ट नहीं होगा। तो ये पूरा प्रोसेस आपके माइंड के अंदर चलेगा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए और बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के लिए। जैसे कि उर्दू में खाना अगर आप कहते हैं तो वो खाना बना रहा है, ये एक्ट हो गया उसका, ठीक है, खाना बनाना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि उसको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो यहाँ पर क्या है कि आपने उसकी लाइकिंग की बात की, तो उर्दू में भी ये प्रॉब्लम आ गई, इंग्लिश में भी प्रॉब्लम आ गई कि खाना बनाना, आपको अब ये नहीं पता चल रहा कि वो खाना बना रहा है या उसको खाना बनाना अच्छा लगता है। तो ये सिंपल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस करता है, और अरेबिक में ऐसा कोई मसला नहीं है। अरबिक में इस किस्म का कोई सीन ही नहीं है। आपने देखा है हमारा फेल मुदारे और फेल माजी बिल्कुल टोटली एक दूसरे से अलग थे, उनके स्ट्रक्चर्स ही डिफरेंट है। उनके स्ट्रक्चर्स को देखते ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर फेल माजी की बात हो रही है या फेल मुदारे की बात हो रही है। और अगर हम इसम की बात करें तो इसम के अंदर भी जब हमने कैटेगरीज देखी थी तो वो टोटली डिफरेंट थी और फेल की कैटेगरीज टोटली डिफरेंट थी। हमें स्ट्रक्चर्स की बेस पे और एराब की बेस पे आसानी से पता चल रहा था कि यहाँ पर तो फेल की बात हो रही है, इसम की बात नहीं हो रही। तो अरबिक में ऐसा कोई मसला नहीं है, इंग्लिश या उर्दू में मसला है तो उसके लिए हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रॉम। फ्रॉम क्या है, एक हर्फ है। हर्फ क्यों है, क्योंकि इसकी अपनी कोई सेंस नहीं है, ये सेंस उसी वक्त देता है जब ये किसी और वर्ड के साथ मौजूद हो। फिर ऑन हर्फ है, ए हर्फ है, एट हर्फ है, केक इसम है। क्यों, क्योंकि ये एक चीज है, खाने की चीज है। कंट्री, कंट्री क्या है, इसम है। क्यों, क्योंकि ये जगह का नाम है। कंट्री एक प्लेस है ना, और प्लेस के नाम को हम किस में कंसिडर करते हैं, इसम में। फिर आगे आता है कैट्स। कैट किसको कहते हैं, बिल्लियों को कहते हैं। तो बिल्लियां मतलब उनका नाम है, तो नाम किस कैटेगरी के अंदर आया, इसम की कैसे कैटेगरी के अंदर आया। फिर ऑफ, ऑफ किस में आया, हर्फ में, क्योंकि इसकी अपनी कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही। आप देखें कि अगर कैट्स लिखा हुआ है आपको पता चल रहा है बिल्लियों का नाम है, ठीक है, बिल्लियों को हम कैट्स कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन ऑफ लिखा हुआ है, आपको ऑफ की कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि वो कोई सेंस क्रिएट नहीं कर रहा। वो सेंस उसी वक्त क्रिएट करेगा जब वो सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड के साथ मिलके आए, ठीक है। फिर आगे पीस। पीस किस में कंसिडर होगा, इस सब में कंसिडर होगा। लेकिन क्यों, क्योंकि ये एक आइडिया है। आइडिया क्यों है, पीस किसको कहते हैं, सुकून को कहते हैं। अब सुकून आप महसूस कर सकते हैं, आप उसे सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही महसूस करने वाली कैफियत है। आप उसको छू नहीं सकते हो, आप उसकी क्वांटिटी नहीं बता सकते हो कि आपको कितना सुकून है। आप अगर आपसे कोई कुछ पूछे ना, तो जिस वक्त आप खुश होते हैं, आप कुछ सुकून होता है, कुछ खुशियाँ इंसान की ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो उसे दिल का सुकून अता करती हैं। और हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला सबको वो खुशी नसीब करे जो उनको दिल का सुकून दे। कल भी सुकून बहुत बड़ी बात होती है। हम बहुत सारे ऐसे काम अपनी ज़िंदगियों में करते हैं जिससे हमें कल भी सुकून नहीं मिल रहा होता। और कल भी सुकून सिर्फ उसी वक्त मिलता है जब हम दुरुस्त रास्तों पर होते हैं। कोई भी ऐसा रास्ता जो आपके लिए नहीं है, या फिर वो रास्ता आपकी कामयाबी का नहीं है, उस रास्ते पे आपको सुकून नहीं मिलेगा। ये निशानी है उस चीज़ की कि ये रास्ता आपके लिए नहीं है। हमेशा दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उन रास्तों पे ले जाए जिसके लिए उसने हमें बनाया है। तो जहाँ तक पीस की बात है, ये सुकून है और इसे आप अपने अंदर महसूस करते हैं। ये एक आइडिया है, आपके दिमाग के अंदर ये एक आइडिया मौजूद है, आपके दिल के अंदर इसका एहसास मौजूद है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते। तो पीस को हमने इसम क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये आइडिया था। फिर स्लेप्ट। स्लेप्ट क्या है, फेल है। फेल क्यों है, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, तो यहाँ पर भी स्लेप्ट के वर्ड से हमें पता चल गया, ठीक है। फिर फ्रीडम।
फ्रीडम क्या है, इसम है। इसम क्यों है? क्योंकि आज़ादी एक आइडिया है। अब अगर आप देखें कि आज़ादी को जिस सेंस में हमारे यहाँ आजकल सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर बाकी कंट्रीज के अंदर भी शायद इसी तरह की सेलिब्रेशन होती होंगी, या बात जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें तो इससे ज़्यादा अप लेवल की कह लें कोई अजीब किस्म की सेलिब्रेशन होती हैं। हम फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बेहतर हाल में हैं। अल्लाह ताला जो हमारा हाल बिगड़ा है उसको बेहतर करते हैं। लेकिन आज़ादी इस बात का नाम नहीं है कि आपका जिस्म आज़ाद हो जाए। आज़ादी इस बात का नाम है कि आपकी सोच आज़ाद हो जाए, आपका अमल आपकी बेहतरीन सोच की अक्कासी करे। अगर आप जो काम कर रहे हैं वो आपको एक ऐसे इंसान का अमल दिखाए जो दिमागी तौर पर गुलाम है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, तो फिर वो आज़ादी आज़ादी नहीं होती। आज़ादी फिर से कहूँगी मेजर नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कैदी भी आप लोगों ने देखे होंगे या कुछ स्टोरीज भी आपने सुनी होंगी। अ, पता नहीं उस कैदी का क्या नाम था, लेकिन उसने बहुत सारे साल कैद में गुजारे। कुछ लोगों ने उसके साथ के बारे में प्रोपेगेंडा किया। फेमस पर्सनैलिटी है वो, लेकिन मुझे इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा उनका, सॉरी। तो जब वो बाहर निकले ना, तो उनके जानने वाले ने उनसे पूछा कि आपने इतने साल कैद में गुजार दिए, इतने साल आपके जाया हो गए, तो जिन लोगों की वजह से ऐसा हुआ आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं उनको माफ करता हूँ, मैं उनको माफ करता हूँ, और मैंने जो कैद के अंदर दिन गुजारे हैं वो मेरे जाया नहीं गए। मैंने उनको अपने लिए यूटिलाइज किया, मैंने खुद को पहचाना, मैंने खुद को जाना है। मुझे अपने साथ वक्त गुजारने का एक नया मौका मिल गया था। अब आप हिसाब लगाएं, कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक कमरे के अंदर जब रहना पड़ता है, और उनकी एक लेविश लाइफ होती थी पहले कोरोना से, और आना जाना बाहर, दोस्तों से मिलना, पार्टीज करना, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में घूमना। लेकिन जब उनको घर के अंदर रहना पड़ा या एक कमरे के अंदर अकेले रहना पड़ा ना, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। लेकिन वहीं पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना के उस पीरियड में अपने आप से मिल गए हैं, अपने अंदर से उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो फ्रीडम जस्ट एक वर्ड नहीं है, फ्रीडम एक एहसास है। वो एहसास जो सोच का एहसास होता है, वो सोच जब आज़ाद हो जाती है ना, इंसान गुलाम नहीं रहता। और जब वो गुलाम नहीं रहता तो फिर भले वो एक कमरे के अंदर हो या फिर वो बाहर हो, वो आज़ाद होता है। नेक्स्ट वर्ड है मक्का। मक्का सबको पता है, जगह का नाम है, तो ये इसम है। फिर स्टूडेंट्स, ये पर्सन का नाम है भाई। कभी कभी ये पर्सन होते हैं, इंसान होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स इंसानों की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड हो रहे होते, तो ये भी इस समय ही है। लेकिन मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप लोगों की अभी बात नहीं कर रही हूँ। आप लोग तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ऑफ कुरान हो आप लोग, तो पीपल ऑफ कुरान हो, तो आप लोग तो बहुत अच्छे हो। लेकिन मैं यहाँ पे दूसरों की बात कर रही हूँ जो नन्हे मुन्ने से स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको अभी कोई सेंस नहीं होती लाइफ की। फिर नेक्स्ट वर्ड है टाइपिंग। टाइपिंग क्या है? फेल है। आईएनजी से हमें साफ पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और कोई टाइप कर रहा है, और टाइप करने के अमल को उस वक्त टाइपिंग कहा जा रहा है, और ये प्रेजेंट टेंस के अंदर आता है, तो यहाँ पर भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट कह लें, लेकिन इधर भी देखिए कि अगर हम कहते हैं कि ही लव्स टाइपिंग, तो क्या आएगा इसमें कि उसको टाइप करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो यहाँ पर भी उसको इसम कंसिडर किया जा सकता है। तो फेल में ये प्रॉब्लम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आएगी, उर्दू के अंदर भी आएगी, लेकिन अरेबिक में ऐसा कोई सीन नहीं है, सो डोंट वरी। फिर आगे आता है अमेरिका। अमेरिका इसम है क्योंकि जगह का नाम है, मुल्क का नाम है। फिर आगे इन, इन हर्फ है। क्यों हर्फ है? क्योंकि इसकी अपनी कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है लाउडली। अब लाउडली क्या है? क्या ये इसम है, फेल है? मुझे खुद बताएं, क्या आपने इसको इसम लिखा है या फेल लिखा है? यहाँ पर मैं थोड़ा समझाने इसलिए वाली हूँ क्योंकि एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, उसने मुझे अपना काम चेक करवाया था। तो लाउडली उन्होंने लिखा कि ये है एडजेक्टिव। पहले उन्होंने इसको फेल लिखा, ठीक है। तो अब फेल उन्होंने क्यों लिखा कि उनके दिमाग में एक बात आई कि लाउडली का मतलब है बोलना, तो इसका मतलब है कि कोई ऊंचा बोल रहा है, तो ऊंचा बोलना तो एक फेल हुआ, तो इसको हम
फेल की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। जब भी कोई बात होती है ना, या फिर आप एक ए आंसर की तरफ जाओगे या बी आंसर की तरफ जाओगे, ठीक है। आप ए आंसर की तरफ गए हो तो इसका मतलब है एक प्रोसेस से गुजर के आप ए की तरफ गए हो। अगर आप बी की तरफ गए हो तो इसका फिर भी ये मतलब है कि आप एक प्रोसेस से गुजर के बी आंसर की तरफ गए हो। वही एग्जांपल दूंगी मैं मैथ वाली, कि मैथ में अगर हमारा आंसर ठीक होता है तो भी हम एक प्रोसेस से गुजर के उस आंसर तक पहुंचते हैं। अगर हमारा गलत होता है आंसर, फिर भी हम एक प्रोसेस से गुजर के तो एंड तक पहुंचते हैं, आंसर तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर अगर उस बच्चे को ये प्रॉब्लम आई है कि मैम यहाँ पे लाउडली फेल है, इसम नहीं है, तो इसका क्या मतलब था कि उनके माइंड में एक प्रोसेस चला और उस प्रोसेस में ये था कि जो लाउडली है उसका मतलब है ऊंचा, तो ऊंचा तो वो बोलना होता है, तो जब बोल रहा है कोई तो वो ऊंचा बोल रहा है तो ये फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने आंसर लिख दिया फेल। फेल क्यों लिखा? क्योंकि उनका प्रोसेस उनके माइंड में ये चला। अब मैं आप यहाँ पर आपको ये बताऊंगी वो प्रोसेस जहाँ जिससे मैंने इसम लिखा है यहाँ पे। अब अगर एक सेंटेंस हो, ही स्पीक्स लाउडली, ठीक है, यानी वो ऊंचा बोलता है, ठीक है। तो ऊंचा बोल रहा है, ये ऊंचा बोलता है, इसमें क्या होगा कि स्पीक्स में जब स्पीक का वर्ड आया तो आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस के अंदर जो एक्ट है वो क्या है, स्पीक, बोलना, ठीक है। ही स्पीक्स लाउडली में स्पीक बोलना आपका एक्ट हो गया, आपने एक्ट को साइड पे कर दिया। अब ही क्या था? आपका सब्जेक्ट था। अब लाउडली, लाउडली बच गया सेंटेंस के अंदर। अब आपने ये बताना है कि लाउडली क्या है भाई, कुछ ना कुछ तो है ना। लाउडली आपका ये बता रहा है कि आपका जो वर्ब था, जो एक्ट था, वो हुआ किस तरह से है। अब आप याद करें तो फर्स्ट पेज है आप लोगों का यहाँ पे, उसमें मैंने ये एडवर्ब की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, हाउ डिड समथिंग हैपन, कि जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि कोई बोले कि ही स्पीक्स लाउडली, कि वो ऊंचा बोल रहा था या ऊंचा बोलता है या उसकी आदत है ऊंचा बोलना, तो अगर आपसे कोई ये कहता है कि वो कैसे बोलता है, कि उसने वो कैसे बोला, तो आप कहेंगे लाउडली या स्लोली, जो भी आपको उस वक्त सुनाई दिया। कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत आहिस्ता बोलने की आदत होती है और वो बोल रहे होते हैं, समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ऊंचा बोलते हैं जब बोलते हैं। हर एक चीज ना बैलेंस में अच्छी लगती है। आप बोल रहे हैं तो भी एक बैलेंस रखें, अपनी आवाज के अंदर भी, अपनी टोन के अंदर भी, कि जब आप बात करें ना तो बहुत तेजी से बात करें कि अगला बंदा समझ ना पाए, और ना ही इतनी आहिस्ता बात करें कि अगला बंदा ये कहे कि ये तो टाइम वेस्ट हो जाए, ऐसा भी ना हो। आपके अल्फाज टू द पॉइंट होने चाहिए और टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। तो अब यहाँ पर बात है कि ही स्पीक्स लाउडली, तो लाउडली क्या बता रहा है कि बोलने का अमल कैसे हो रहा है, आहिस्तगी के साथ हो रहा है या फिर ऊंची आवाज में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो ऊंची आवाज में बोल रहा है, ही स्पीक्स लाउडली। तो लाउडली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो एडवर्ब का काम ही क्या है कि ये बताना कि वर्ब हुआ किस तरह से है। स्पीक्स वर्ब था, लाउडली फिर हमारा एडवर्ब है। यहाँ पर लाउडली एडजेक्टिव नहीं होगा। अब एडजेक्टिव भी वो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्या ये क्यों आपके माइंड में आना चाहिए, और इस क्यों का जवाब भी आपको आना चाहिए। हमारी कंट्रीज में ना ऐसा होता है कि बच्चे जब सवाल करते हैं ना, उनको रोक दिया जाता है कि तुमने कोई सवाल नहीं करना। उनको डराया धमकाया जाता है, ये डांट दिया जाता है, तो क्या करते हैं कि वो सवाल तो उनके दिमाग के अंदर जमा होते रहते हैं। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं होता। आप बाहर के बच्चों को कुछ बोलेंगे ना तो वो कहेंगे वाई, वाई, हाउ, वो इस तरह के सवाल करते हैं। मेरी छोटी सी भतीजी है, 3 साल की है अभी, उसने सही तरह से बोलना भी नहीं सीखा। कुछ भी उसको बोल रहे हो ना तो वो आगे से पूछती है वाई। तो अब ये छोटे छोटे बच्चों की ये आदतें हैं, लेकिन हमारी कंट्री के अंदर इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता बल्कि इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये चीजें अच्छी नहीं है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया ना कि मैम यहाँ पर लाउडली हमने फेल कंसिडर किया, मैंने उसके पीछे का प्रोसेस समझ लिया कि आपने फेल को क्यों कंसिडर किया। मैंने उस बच्चे को डांटा नहीं कि तुमने यहाँ पे गलती की है, तुमने यहाँ पे इसम लिखना था, मैंने तो तुम्हें इतना समझाया था तो तुम्हें इसम लिखना चाहिए। मुझे उस प्रोसेस तक पहुंचना था जिस प्रोसेस से गुजर के उस एक स्टूडेंट ने वो गलती की, ताकि मैं उसको वो प्रोसेस समझा दूं कि वो गलती दोबारा से ना हो। सही हो गया। अब फिर जब मैंने उसको सही वाला प्रोसेस समझाया है,
तो सही वाले प्रोसेस के बाद उसको वो बात समझ आ गई, अब वो नेक्स्ट ये गलती नहीं करेगा। लेकिन उसके माइंड में ये भी क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम इसको हमने एडवर्ब लिखा है, एडजेक्टिव नहीं लिखा। अगर ये भी क्वेश्चन उसको समझाने के बाद उसके माइंड में आता है तो जस्टिफाई आना चाहिए। अब क्यों नहीं है यहाँ पे एडजेक्टिव? क्योंकि वर्ब को डिस्क्राइब हमेशा एडवर्ब करेगा और नाउन को डिस्क्राइब हमेशा एडजेक्टिव करेगा। अगर किसी जगह की कोई तारीफ कर रहे हैं आप या बुराई कर रहे हैं, किसी इंसान की तारीफ या बुराई कर रहे हैं, या किसी भी चीज के बारे में आप कुछ बता रहे हैं, तो वो नाउन में कंसिडर हो रही है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, ये सब कुछ किसमें कंसिडर हो रहा है? सब कुछ इसम की कैटेगरी के अंदर कंसिडर हो रहा है। तो जब आप इनको इनके बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो डिस्क्रिप्शन के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे वो एडजेक्टिव की कैटेगरी के अंदर आएंगे। लेकिन जब बात आ गई है आपके वर्ब की, तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसको आप एडजेक्टिव नहीं लिखते, उसको आप लिखते हैं एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब इस बात का आंसर है हाउ डिड समथिंग हैपन, कि कुछ क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, क्यों और कैसे। ठीक है, आपको इस कैसे का जवाब एडवर्ब दे देता है। यहाँ तक बात इसकी समझ आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वर्ब पे टॉल पे। टॉल इसम है या फिर वर्ब है? ये इसम है, सबको पता चल गया। ठीक है, और इसम क्यों है? ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो, आप किसी नाउन की हाइट के बारे में बात कर रहे हो कि वो टॉल है। ठीक है, तो जब आपने नाउन के बारे में बात करनी है, उसको डिस्क्राइब करना है, तो ऑब्वियसली वहां पे एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट वर्ड है साउंडली। अब साउंडली क्या है? साउंडली इसम है, और इसम के बाद ये एडजेक्टिव है या फिर ये वर्ब है? सॉरी, एडजेक्टिव है या फिर ये एडवर्ब है? उसी प्रोसेस को अपने माइंड में लेकर आए। अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस बनाते हैं कि ही स्लीप साउंडली, ठीक है, तो वो बहुत गहरी और पुरसकून नींद सो रहा है। ठीक है, गहरी नींद सो रहा है। तो अब यहाँ पर स्लीप, सोना, एक एक्ट है, वर्ब है। आपने वर्ब को साइड पे कर दिया, ही क्या है? सब्जेक्ट है। फिर अब आप ये देखोगे कि जो साउंडली का वर्ड बचा है वो किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है? वो ही को डिस्क्राइब कर रहा है या फिर वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है? वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो गहरी नींद सो रहा है। ठीक है, गहरी नींद सो रहा है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि वो जब सोते हैं ना, तो उनको ना मतलब वो बिस्तर पे जाएंगे, उनको नींद नहीं आ रही होती। आजकल बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज आए हुए हैं कि लोग सो नहीं पाते हैं। जब वो बिस्तर पे लेटते हैं तो 100 किस्म की सोचें उनके दिमाग में आती हैं, और अगर वो 11 बजे अपने बिस्तर पे गए, सोते सोते उनको 1 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे, और फिर जब वो सुबह उठेंगे तो लेट उठेंगे। ऐसे इश्यूज आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहे होंगे। तो बेटा, जो नींद का ताल्लुक होता है ना, वो इंसान के सुकून से होता है। और सुकून आपके दिल के अंदर महसूस होता है और आपके दिमाग के अंदर महसूस होता है। सुकून का ताल्लुक सोच से और आपके दिल से है। अब जब आपने सोना है ना, लेकिन सोते हुए आपके दिमाग में सोचें हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, तो फिर आप एक गहरी और पुरसुकून नींद कैसे सो सकते हैं? मेरी मम्मा अक्सर इस बात से परेशान हो जाती है कि जब मैं सोती हूँ ना, मैं लेटती हूँ तो मैं इतनी थकी हुई होती हूँ कि मैं लेटते साथ ही मैं सो जाती हूँ। मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते सोने में, कि सोने की कोशिश करने में मैं इतनी जल्दी सो जाती हूँ। और अक्सर अम्मी फिर आके मुझे देखती हैं कि इसकी तबीयत खराब तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है ना, इस तरह से क्यों सो गई? और अब उनको आदत हो चुकी है मेरी इस तरह से सोने की। और अगर मैं दिन को भी किसी वक्त थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ तो 5 मिनट्स का भी रेस्ट मेरे लिए इनफ होता है। और अगर मैं किसी को कहती हूँ ना कि मैं 5 मिनट सो गई थी, अब मैं फ्रेश हूँ, तो वो कहते हैं 5 मिनट कैसे सोई हो? 5, 15, 20 मिनट तो बंदे को सोते हुए लग जाते हैं, तुम 5 मिनट में कैसे सो के फ्रेश हो गई हो? और ये मेरी आदत शुरू से है। मैं कॉलेज से आती थी, कॉलेज से आने के बाद मैं तकरीबन 5 या 10 मिनट की टाइमिंग होती थी और मैंने उसमें सोना होता था। सुकून से मैं लेट जाती थी, मैं कुछ नहीं सोचती थी, और मैं दरूद पाक पढ़ती थी या मैं कोई भी जिक्र अस्कार करती थी, और करते करते मैं सो जाती थी। और 5 या 10 मिनट बाद मेरी आंख खुल जाती थी और मैं बिल्कुल फ्रेश होती थी। तो इन आदतों को अगर आप डेवलप करेंगे ना, तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी वो सुकून आ जाएगा जिस तरह का सुकून मेरी ज़िंदगी में आया। लेकिन ये सुकून कभी भी इस तरह से नहीं आता जब आप अपना पूरा दिन ज़ाया करो।
जब आपके अंदर वो सुकून की कैफियत नहीं है कि आपने अपने वक्त को यूटिलाइज किया है, उसको वेस्ट नहीं किया। अगर आपने वेस्ट किया ना, आप सुकून की नींद कभी भी नहीं सोओगे। तो एक नज़र अपने वक्त के ऊपर जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो साउंडली का वर्ड है ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सोया कैसे है, वो गहरी नींद सो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एडवर्ब है। नेक्स्ट, रेड इसम है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव है। आप किसी के कलर के बारे में बात कर रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप बॉल के कलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि ये रेड बॉल है या रेड कार है। तो वो कार या बॉल क्या थे? वो चीज़ें थी, और चीज़ों के बारे में जब आपने बात की है तो वो एडजेक्टिव हो गया। मदर, मदर इसम है, पर्सन का नाम है। फिर रोलर कोस्टर, रोलर कोस्टर क्या है? इसम है क्योंकि ये चीज़ का नाम है। हाउस, हाउस क्या है? इसम है, जगह का नाम है। स्माइल्स, प्रेजेंट टेंस है, फेल है। अब स्माइल्स में भी देखिए एरो लगा के मैंने दो बॉक्स बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पे बॉक्स पे जंप्स के लिए भी और यहाँ पे स्माइल्स के लिए भी। ही स्माइल्स, और यहाँ पर है आई लव बेबी स्माइल्स। ही स्माइल्स में और आई लव बेबी स्माइल्स में ये फर्क है कि जब वो मुस्कुरा रहा है तो वो मुस्कुराने का अमल कर रहा है, एक्ट है यहाँ पे। लेकिन जब आई लव बेबी स्माइल्स के मुझे बच्चों की मुस्कुराहटें बहुत पसंद है, तो यहाँ पर जो स्माइल्स है वो एक इसम की कैटेगरी में आएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पर मैंने आपको ये टेबल सॉल्व करवा दिया। होप सो कि जहाँ पर भी जिसको जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। किसी ने अपना कोई आंसर गलत भी लिखा था, और अगर उस आंसर का जवाब आपको नहीं मिला कि किस प्रोसेस से गलत गुजर के आपका आंसर गलत आया, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैट जिस दिन ऑन होगी आपने मुझसे पूछ लेना है कि मैम यहाँ पे हमने ये आंसर लिखा था, तो यहाँ पे ये आंसर बन रहा है। मैं उस रीज़न तक पहुँच जाऊंगी कि आपने वो रीज़न वहाँ पे वो आंसर क्यों लिखा है, फिर मैं समझा दूंगी। अलबत्ता मुझे तो लगता है कि अभी मैंने इतनी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हुई भी तो बगैर झिझक के वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आपको याद हो तो यहाँ पर मैंने आपको ना कुछ डेफिनेशंस लिखवाई थी। राइट द अल्टरनेटिव डेफिनेशंस फॉर दीज वर्ड्स बिलो, इसम, फेल और हर्फ। यहाँ पर हमने डेफिनेशंस इंग्लिश में कौन सी लिखी थी कि अगर वो फेल नहीं है, वो हर्फ नहीं है, तो वो इसम होगा। फिर हमने फेल के लिए लिखा कि अगर वो इसम नहीं है, हर्फ नहीं है, तो वो फेल होगा। फिर हमने हर्फ के लिए लिखा कि अगर वो इसम भी नहीं है, फेल भी नहीं है, तो वो हर्फ होगा। इसका मतलब है कि हमने जब एक वर्ड को देखा, अब उस वर्ड को देखते हुए हमने, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल का वर्ड हमने देखा, टेबल का वर्ड हमने देखा तो यहाँ पे कहा कि टेबल फेल की कैटेगरी में तो आ ही नहीं सकता। फिर हमने देखा कि टेबल हर्फ भी नहीं है, क्योंकि हर्फ में हमें ये साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे नॉन सेंस है, यानी कोई सेंस क्रिएट नहीं हो रही। ठीक है? और उसके बाद हमने टेबल को देखा कि फेल भी नहीं है। तो ये प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था हमारा कि हमने तीन कैटेगरीज में से एक कैटेगरी को चूज करना था। हमने देखा पहले फर्क भी नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। फिर हमने देखा फेल भी नहीं है, एलिमिनेट कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचा? इसम बचा। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है? अगर कोई लफ्ज फेल या हर्फ नहीं तो वो इसम होगा, अगर कोई लफ्ज इसम या हर्फ नहीं तो वो फेल होगा, अगर कोई लफ्ज इसम या फेल नहीं तो वो हर्फ होगा। तो ये थी वो डेफिनेशंस जो मैंने आपको पीछे करवाई थी, और ये हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था जिसको हमने इस टेबल में भी यूज किया। और इस टेबल के अंदर जब हमने आंसर्स लिखे हैं तो आंसर के साथ हमने बिकॉज भी लिखा है कि कोई जवाब था तो वो क्यों था, और उस जवाब के पीछे का प्रोसेस क्या था। ड्रीम करते हुए अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि हम उस पैटर्न को फॉलो नहीं करने वाले जो हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर चलता है, कि हमें जवाब दे दिया जाता है और हमने उसका सवाल जवाब को कॉपी कर लेना, या फिर उस पूरे के पूरे क्वेश्चन को कॉपी करके लिख दिया। नहीं, अपने माइंड को यूटिलाइज करना शुरू कर दें। पाकिस्तानियों के दिमाग बहुत अच्छे हैं, बस इस्तेमाल नहीं होते। अब आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है? और अरबिक लैंग्वेज लर्न करते करते आप इतने क्यों कह लो कि स्किलफुल हो जाएंगे कि आप बाकी सब्जेक्ट्स को चुटकी बजा के हल कर सकेंगे, क्योंकि जब आपका माइंड यूज टू हो गया है यूज होने के लिए, तो फिर वो बाकी जगहों पे आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। पैदा बड़ा हो गया तो छोटा हो जाओ। हाँ, अब हो गया। अच्छा, एवरी सम हैज फोर प्रॉपर्टीज। अब इसम, फेल और हर्फ की थ्री टाइप ऑफ वर्ड्स की डिस्कशन तो हम कर चुके हैं।
उसको हम एक्सरसाइज से सॉल्व भी कर चुके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम, यानी इसम की जो 4 खसूसियात थी, जो 4 प्रॉपर्टीज थी, अब हमने उनके ऊपर डिस्कशन करनी है वन बाय वन, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने इंटेंसिव 1 के अंदर किया था, लेकिन इस बार हमारी एक्सरसाइजेज भी होंगी और कुछ छोटे मोटे, ज्यादा नहीं, छोटे मोटे से कंसेप्ट हो होंगे, ठीक है। तो राइट दी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम है। अब 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इसम है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके 4 प्रॉपर्टीज लिखी हैं। आपने अपनी बुकलेट के अंदर लिखना है कि 4 प्रॉपर्टीज इसम की कौन सी हैं। स्टेटस, नंबर, जेंडर एंड टाइप। तो स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। तो यहाँ पे इसकी कोई टर्म बना लें बेटा, कोई टर्म बनाए ना, जहाँ कि अगर कभी आपको भूल भी जाए स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, तो आपको उस टर्म से याद आ जाए। अच्छा, ये टर्म का ना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का फॉर्मूला है। मेरे जो सर थे ना, जो मुझे साइंस सब्जेक्ट्स की ट्यूशन दिया करते थे, ये ट्रिक उन्होंने मुझे बताया था कि हुमा, जब भी कोई क्वेश्चन करना है, कोई भी मुश्किल चीज है, तो अगर वो पॉइंट्स में लिखी हुई है या उसके पैराग्राफ्स बने हुए हैं, आप उसको हेडिंग दो। पैराग्राफ्स बने हुए हैं, हर पैराग्राफ का जो कीवर्ड है वो हेडिंग में लिख दो। अब फिर उन कीवर्ड्स की एक टर्म बना लो आप। और बड़ी फनी फनी सी टर्म्स सर मुझे बना के दिया करते थे, और सर ने ऐसा कभी भी नहीं कि मुझे उन्हीं बुक से पढ़ाया जो मेरे कोर्स की होती थी। मैट्रिक था तो सर ने मुझे एफएससी की बुक्स पढ़ाई। एफएससी था तो मुझे बीएससी की बुक्स पढ़ाई। बीएससी था तो मुझे एमएससी की बुक्स से पढ़ाया करते थे। क्यों पढ़ाया करते थे? क्योंकि उन बुक्स के अंदर टॉपिक्स इन डिटेल होते थे, और जब वो मुझे डिटेल के अंदर कोई टॉपिक समझा देते थे ना, तो उसको समझ के उसके ऊपर आंसर लिखना मेरे लिए आसान हो जाता था। और इसी चीज को मैंने जब मास्टर किया ना, तो मैंने अपने लिटरेचर के वर्क के अंदर भी इस जो ट्रिक था उसको यूज किया। अब पूरे पूरे ड्रामा की एक बुक है, नॉवल की एक बुक है, आपने उसमें से क्वेश्चंस लिखने हैं। एक क्वेश्चन आएगा 25 मार्क्स का, और आपने उसमें लिखना है एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका आगे। अब उस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे जबकि वो क्वेश्चन एज इट इज आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे? तो आपको क्या करना पड़ता है, पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ती है, पूरी स्टोरी को समझना पड़ता है, सोसाइटी को समझना पड़ता है कि वो किस एरा के अंदर स्टोरी लिखी गई थी। जब आपको वो समझ में आ गई, आपने कुछ हेडिंग्स बना ली। मैं उस पूरी बुक की ना, एक पूरी बुक का एक कंक्लूजन निकाला करती थी, और उस कंक्लूजन में मैंने सारे के सारे पॉइंट्स लिखा लिखा करती थी मैं। और वो पॉइंट्स जब फिर मेरे याद हो जाते थे ना मुझे कि हाँ, इस पॉइंट की ये डिटेल थी, इसकी ये डिटेल थी, फिर उनकी बनती थी एक टर्म। और उस टर्म को जब मैं अपने पेपर में सॉल्व करने लगती थी ना, क्वेश्चंस को, टर्म को ऊपर पेंसिल से लिख लेती थी, और फिर उसके हर वर्ड के की वर्ड, हर वर्ड का जो पहला लेटर था ना, उससे मुझे वो हेडिंग याद आ जाती थी। पहले लेटर से निशानी रखी हुई होती थी कि इससे ये वाली हेडिंग बनती है, और पूरा का पूरा क्वेश्चन कम टाइम के अंदर अच्छे से अटेम्प्ट हो जाता था। अभी स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप है तो बहुत आसान, लेकिन अगर किसी को मुश्किल लग रहा है तो फिर कोई ना कोई इसकी टर्म इजाद कर लें आप लोग, और आसानी से इसको सॉल्व कर लें। नेक्स्ट चलते हैं 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस में। 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस कौन सी हैं? यानी हमने 4 प्रॉपर्टीज कर ली, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। अब हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्टेटस की, उसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने पॉइंट्स कौन से डिस्कस किए थे इंटेंसिव 1 के अंदर? रिवाइज करें, हमने कहा था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस हमने किया था, फिर हमने हाउ टू टेल स्टेटस किया था, फिर हमने फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्टेटस किया था, फिर हमने लाइट वर्सेस हैवी स्टेटस किया था। ठीक है, तो ये स्टेटस हमने किए थे। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इनको हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस। 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस कौन सी थी? रफा, नसब, जर। इसकी हमारी जो टर्म थी वो क्या थी? रूना जी। रफा, ना नसब के लिए, और जी जर के लिए। ठीक है, तो रूना जी हमारी टर्म थी। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, और सेंटेंस मैंने यहाँ पे गंद नहीं मारा हुआ बच्चों, इसको गंद मत कहना। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने कौन सी चीज किस तरह से लिखी है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, डूअर ऑफ द एक्ट रफा को बोलेंगे आप, डिटेल ऑफ द एक्ट बोलेंगे आप नसब को, और वर्ड आफ्टर ऑफ उसको बोलेंगे जार मच को। ठीक है, अब ये कैसे है? डूअर क्या है कि जो काम कर रहा होता है, उसको हमने देखा था कि वो रफा की हालत में होगा, डूअर ऑफ द एक्ट, तो वो सब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, द बुक टॉट मी अ लॉट। ठीक है, अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है।
अब इसमें टॉट क्या है, आपके पास एक प्रोसेस मैंने लिखवाया था कि जब इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे आपने एक प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस को फॉलो करने में फर्स्ट पॉइंट क्या है, हमने पहले सेंटेंस के अंदर देखना है वर्ब कौन सा है। वर्ब है यहाँ पर आपका टॉट, इसको कर दें साइड पे, ठीक है। फिर आपने देखना है वर्ब करने वाला कौन सा है, एक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्ट कौन है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सिखा रहा है, जो सिखाने का अमल कर रहा है वो किताब कर रही है, ठीक है। तो किताब फिर क्या है, डूअर ऑफ द एक्ट है। और डूअर ऑफ द एक्ट जब बुक है तो उसके बाद हमने ये बताना है कि अलॉट मतलब बहुत कुछ सिखाया, तो किताब ने सिखाया लेकिन बहुत कुछ सिखाया है। और तो ये जो बहुत कुछ था ये क्या था, ये डिटेल अफेक्ट है, ठीक है। तो डिटेल अफेक्ट किस में आ जाएगी, नसब के अंदर आ जाएगी। तो हमने पहले देखा डूअर ऑफ द एक्ट, फिर हमने देखा डिटेल ऑफ द एक्ट, ठीक हो गया। और डिटेल अफेक्ट किस में होता है, नसब के अंदर होता है। और फिर हमने नेक्स्ट जो थर्ड टाइप देखनी है फॉर्म ऑफ स्टेटस है, वो क्या है, जर की हालत। जर की हालत यानी जेर आती है, नसब में जबर आती है और रफा में पेश आती है, ठीक है। और ये तनवीन की हालत में भी हो सकते हैं, यानी डबल पेश, डबल जबर और डबल जेर। और इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस जस्ट ये है कि वो तनवीन की हालत में होंगे जब डबल इराब के साथ होंगे, लेकिन जब वो डबल इराब के साथ नहीं है तो इट मीन्स वहां पे कोई ना कोई ऐसा रीजन आ रहा है जिस वजह से वो सिंगल आउट हो गए, ओके। सेपरेशन होगी है उन दोनों के दरमियान, तो वो तनवीन नहीं रहे, वो सिंगल सिंगल हो गए, ओके। लेकिन नाम उनके वही रहेंगे, वो रफा ही रहेंगे तनवीन में भी और सिंगल हालत में भी, वो नसब ही रहेंगे डबल जबर में भी और सिंगल जबर में भी, वो जर ही रहेंगे डबल जबर में भी और सिंगल जबर में भी, ठीक है। तो ये था फॉर्म्स ऑफ स्टेटस। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। देखिए किताबुन, किताबुन एक वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब है किताब। इट इज इन रफा फॉर्म, रफा फॉर्म यानी अगर आपसे कुछ पूछे कि किताबुन एक लफ्ज है लेकिन इसका स्टेटस क्या है, ठीक है, इसका स्टेटस क्या है, ये किस फॉर्म, स्टेटस के किस फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे कि ये रफा में है। क्यों रफा में है, क्योंकि इसके लास्ट लेटर पे पेश आ रही है, ठीक है। फिर बात आती है किताबन की। किताबन, अभी एक चीज नोट करें, सबके सब नोट करें, यहाँ पे बे के आगे अलिफ लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये नसब की फॉर्म में है। जब आपने नसब की फॉर्म लिखनी है और वो तनवीन की हालत में लिखनी है तो आपने अलिफ आखिर में लाजमी लगाना है। या वो गलती है जो मुस्लिम चार्ट के अंदर आपने मुस्लिमुन मुस्लिमन लिखते हुए की थी, मुस्लिमन में मीम के ऊपर डबल जबर आपने लगा दी थी और अलिफ नहीं लगाया था। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए बेटा, और अगर किसी ने गलती दोबारा की ये वाली, मैं उसका पूरा का पूरा टेक्स्ट क्रॉस कर दूंगी, क्योंकि जब पूरा टेस्ट क्रॉस करूंगी ना और नंबर मैंने 0 देने हैं, फिर आपको वो अपनी गलती याद रह जाएगी। इंफॉर्मेशन प्लस इमोशंस इज इक्वल लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो जब उस इंफॉर्मेशन के यहाँ पे मेरा वो पूरे का पूरे टेस्ट क्रॉस हो गया था, और किस वजह से क्रॉस हो गया था ना, उससे आपके एक इमोशन भी जुड़ जाएगा। इतनी मेहनत की थी लेकिन एक गलती की वजह से पूरा टेस्ट क्रॉस हो गया बेटा, वो फिर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जानी है और मैंने वो बनानी है। तो अब आपको ये आपसे पूछे कि ये जो किताबन वर्ड है ये किस स्टेटस फॉर्म में है, तो आप बोलेंगे इट इज इन नसब फॉर्म, ठीक है। फिर आपको ये वर्ड मिला किताबिन, आपसे कोई पूछे ये किस स्टेटस फॉर्म में, आप बोलोगे इज इन जर फॉर्म, ओके हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये वर्ड मरफू है, ये वर्ड मंसूब है, ये वर्ड मरजरूर है। ये मरफू क्यों है, क्योंकि इस पे पेश आ रही है। ये हालत रफा में है इसलिए ये मरफू है, ये हालत नसब में है इसलिए ये मंसूब है, ये हालत जर में है इसलिए ये मजरूर है। तो ये उनके बेसिकली नाम है, रफा नसब जर उनकी एराबी हालतें हैं, और मरफू मंसूब मजरूर उनके नाम है उन एराबी हालतों की वजह से। ये सेंटेंस अपने नोट्स में लिख लें, रफा नसब जर एराबी हालतें हैं यानी स्टेटस की फॉर्म्स हैं, लेकिन मरफू मंसूब मजरूर उनके नाम है उन एराबी हालतों की वजह से, ठीक है। ये सेंटेंस लिख लेंगे तो आपकी ये जो कंफ्यूजन है जो अक्सर को होती थी कि मैम रफा क्या है तो फिर मरफू क्या है, और अगर वो नसब है तो मंसूब क्यों है, भाई वो उसके ऊपर नसब का स्टेटस आ रहा है इस वजह से उसका नाम मंसूब है, आप कुछ नहीं कर सकते।
तो हमारे आगे के सेंटेंसेस हैं, अब एग्जांपल्स में हम अपने एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। अ टीचर एंटर द क्लासरूम। तो अब यहाँ पे आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। प्रोसेस आपका क्या है? प्रोसेस के स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फाइंड द वर्ब, यानी आपने एक्ट को फाइंड करना है कि उस सेंटेंस के अंदर एक्ट कौन सा हो रहा है। तो यहाँ पर आपने फाइंड आउट जब किया, अ टीचर एंटर द क्लासरूम, तो इसका मतलब है कि कोई एंटर हो रहा है क्लासरूम के अंदर, और एंटर होना, दाखिल होना एक काम है, ठीक है। तो एंटर आपने साइड पे कर दिया क्योंकि ये वर्ब था। फिर आपका सेकंड स्टेप है फाइंड द डूअर ऑफ द एक्ट, ठीक है। डूअर ऑफ द एक्ट, अब इस सेंटेंस के अंदर देखें, अ टीचर एंटर द क्लासरूम, तो यहाँ पे कौन एंटर हो रहा है? टीचर। तो डूअर ऑफ द एक्ट कौन हुआ? एंटर होने का एक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है? टीचर परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद आपने थर्ड स्टेप फॉलो करना है, डिटेल ऑफ द एक्ट, यानी आपने देखना है कि टीचर वर्ब कर रहा है, एक्ट कर रहा है दाखिल होने का, लेकिन वो कहाँ दाखिल हो रहा है, उसके एक्ट की डिटेल क्या है? द क्लासरूम, तो वो क्लासरूम के अंदर एंटर हो रहा है। तो टीचर क्या हो गया? रफा की हालत में होगा, मरफू होगा, क्यों? क्योंकि ये डूअर ऑफ द एक्ट है। फिर क्लासरूम क्या है? डिटेल ऑफ द एक्ट है। तो डिटेल ऑफ एक्ट को आप हमेशा नस्ब के स्टेटस से शो करते हैं। तो ये एग्जांपल हमारी हो गई सॉल्व। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वाज स्लीपिंग साउंडली, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट ऑफ हिज, यानी उसका जो शागिर्द है वो गहरी नींद सो रहा था, ठीक है। जब वो सो रहा है तो आपने ये देखना है कि इस सेंटेंस के अंदर जो एक्ट है वो क्या है? स्लीपिंग का एक्ट है। परफॉर्म कौन कर रहा है? स्टूडेंट ऑफ हिज, यानी यहाँ पे टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा। इसको अगर आप स्टूडेंट ऑफ हिज है, इसको जब इंग्लिश में लिखने के दो अंदाज होते हैं पोसेसिवनेस को शो करने के, लाइक टीचर स्टूडेंट, एपोस्ट्रोफी लगाते हो आप टीचर के वर्ड के आगे, आप एपोस्ट्रोफी लगा के एस लिखते हो, और अगर आपने दूसरी तरह से लिखना है तो स्टूडेंट ऑफ हिज लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर स्लीपिंग का एक्ट कौन परफॉर्म कर रहा है? स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वाज स्लीपिंग साउंडली। अब साउंडली क्या है? डिटेल है। ये डिटेल है, किस चीज की डिटेल है? वर्ब की डिटेल है। तो ये किस में आएगी? ये आएगी आपकी नस्ब के स्टेटस के अंदर। और ये साउंडली का वर्ड होगा क्या? एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा? पीछे हम एग्जांपल्स करके आए। एडवर्ब होगा क्योंकि ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफ हिज, अब हमने एग्जांपल्स देखी थी जब हमने जर मजरूर का किया था कंसेप्ट पोसेसिवनेस का, कि वर्ड आफ्टर ऑफ, इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऑफ के बाद जो वर्ड होगा ना उसको आप कहते हैं कि ये जर के स्टेटस में है। वो जर के इराबी हालत में, जर के स्टेटस में जो वर्ड होगा उसका नाम होगा मजरूर, ठीक हो गया। तो अ स्टूडेंट ऑफ हिज में जो स्टूडेंट है वो डूअर ऑफ द एक्ट है, रफा के स्टेटस में है। ऑफ हिज यानी टीचर का स्टूडेंट था, तो टीचर की मलकियत थी उस स्टूडेंट के ऊपर। तो टीचर जर के किस फॉर्म में? जर के स्टेटस में है। स्लीपिंग आपका वर्ब था, और साउंडली आपका डिटेल ऑफ एक्ट है, ठीक हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ टीचर थ्रू अ पेंसिल, यहाँ पर एक्ट क्या है? एक्ट है फेंकना, यानी जो टीचर है उन्होंने उसने पेंसिल फेंकी है। पेंसिल फेंकी होगी शागिर्द की तरफ, स्टूडेंट को जगाने के लिए, उसको कॉन्शियस करने के लिए उसकी तरफ पेंसिल फेंक दी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू हमारा क्या था? वर्ब था। अब इसको परफॉर्म किसने किया? टीचर ने परफॉर्म किया, तो डूअर ऑफ द एक टीचर है। और उसके बाद डिटेल क्या है? पेंसिल, कि टीचर ने क्या फेंका है? टीचर ने कुछ फेंका है, लेकिन क्या फेंका है? पेंसिल फेंकी है, तो ये आपका हो गया डिटेल ऑफ इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर स्टूडेंट वोक अप सडनली, कि जो टीचर का स्टूडेंट था, देखिए एक तो ये अंदाज था स्टूडेंट ऑफ हिज, और एक ये अंदाज है टीचर स्टूडेंट। तो अ टीचर स्टूडेंट वोक अप सडनली, अब वोक अप क्या है? उठना, ठीक है। वो एकदम से अचानक से उठ जाना। तो कौन उठा है? जागा कौन है? स्टूडेंट जागा है। स्टूडेंट ने कौन सा एक्ट परफॉर्म किया? जागा है। जागना उसका वर्ब था, तो वर्ब को हमने साइड पे कर दिया। फिर हमने देखना है कि डूअर ऑफ द एक्ट, यानी डूअर ऑफ वर्ब कौन था? तो वो था स्टूडेंट। अब स्टूडेंट किसका था? टीचर का स्टूडेंट था। और फिर जो वर्ब परफॉर्म हो रहा था उसकी डिटेल क्या थी? कि वो जागा है। कैसे जागा? एकदम से जागा है, या फिर वो आराम से जागा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो जागने में बहुत टाइम लगाते हैं,
और कुछ लोग होते हैं कि वो एक ही आवाज पे फौरन से उठ जाते हैं, या तो बेचारे के ऊपर पेंसिल फेंकी गई है तो डर के फौरन ही उठ गया होगा, तो वो सडनली उठा है। तो सडनली क्या है, डिटेल अफेक्ट है। ठीक है, तो ये बेटा एक प्रोसेस था जिसके जरिए हमने, सॉरी, इंटेंसिव 1 के अंदर भी इसी प्रोसेस के ऊपर हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, हमने सेंटेंसेस को सॉल्व किया था, हमने फिर निकाला था कि इंग्लिश में रफा कौन सा है, डूअर ऑफ द एक्ट रफा की हालत में होगा, डिटेल ऑफ नसब की हालत में होगा, और जहाँ पे पोसेसिवनेस की बात की जा रही होगी, किसी की मलकियत बताई जा रही है, तो वहां पर जर की इराबी हालत होगी। अब एक पॉइंट अगर आपके माइंड में आता है कि मैम हम तो अरबिक पढ़ रहे हैं, तो हमें इंग्लिश में ये चीजें देखने की क्या जरूरत है। आपने अगर ये नोट किया हो कि जब हमने इंटेंसिव 1 के अंदर ये टॉपिक्स पढ़े थे ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे थे मैम हम अरबिक कब शुरू करेंगे, हमने अरबिक के वर्ड्स कब शुरू करने हैं, अरबिक का तो वर्ड ही नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे ये कहा था कि टीचर्स पर ट्रस्ट करें और खामोशी के साथ वो लोग वो पढ़ते चले जाएं जो टीचर्स करवा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स स्टार्ट में ही ऑब्जेक्शन लगा रहे थे, इतराज कर रहे थे, वो चले गए, वो आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने फॉलो किया कि टीचर्स करवा रहे हैं इसका मतलब है कि ये चीज़ ज़रूरी है, वो आगे गए। जब उन्होंने अरबिक के अंदर वो चीज़ें पढ़ी ना, फिर उनको रफ़ा का कंसेप्ट भी समझ में आया, उनको डिटेल अफेक्ट यानी नसब का कंसेप्ट भी समझ में आया, क्योंकि नसब होगी तो वो नसब क्यों है। आपको अगर मैं अरबिक में बता दूं 3 अरबी हालतें हैं, रफ़ा है, नसब है, जर है, आप मुझे बोलेंगे मैम रफ़ा क्या है, मैं बोलूंगी कि पेश की हालत है, आप बोलेंगे पेश क्यों होती है। तो ये एक ऐसा आंसर होगा जो बगैर कंसेप्ट बताए आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने का मकसद ये था कि आपके माइंड में एक पूरा कंसेप्ट जाए कि रफा की हालत डूअर ऑफ द एक्ट की होगी, नसब की हालत डिटेल ऑफ एक्ट की होगी, और जर किस वक्त होगा, जब हम बात कर रहे होंगे मलकियत की। ये पूरे का पूरा जो कंसेप्ट है अब आपके माइंड में मौजूद है। इसके बाद जब आपने अरेबिक में एग्जाम्पल्स की, जब आपने इदाफा का कंसेप्ट किया, वहां पे जर के स्टेटस की फॉर्म आई, आपको पता चल गया कि यहाँ पे मलकियत की बात है। जार मजरूर की बात आई, वहां पर भी आपको मलकियत का सब कंसेप्ट समझ में आ गया। जब रफा की बात आई है, जब हमने प्रोनाउंस किए हैं, कुछ रफा की हालत में थे, कुछ नसब और जर की हालत में थे, आपको वहां पर भी समझ में आ गया। तो बगैर कंसेप्ट को समझाए अगर इंफॉर्मेशन दे दी जाए तो वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होती। तो ये प्रोसेस अपने याद करना है कि हमने पहले सेंटेंस के अंदर देखा था वर्ब को, फिर वर्ब को हमने साइड पे कर दिया, फिर हमने देखा डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, फिर डूअर ऑफ द एक्ट को हमने रफा का स्टेटस दिया, फिर डिटेल ऑफ एक्ट दिखा। डिटेल ऑफ एक्ट में क्या होता है, फेल से मुतालिक सवालात होते हैं। एक बात यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ सवालात नहीं लिखा, मैंने लिखा है फेल से मुतल्लिक सवालात, यानी वो सवालात जिनके अंदर उस एक्ट का जिक्र किया जा रहा होगा वो नसब की हालत में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो सोने का एक्ट कर रहा था तो वो कैसे सो रहा था, वो कहाँ सो रहा था, वो कब सो रहा था, वो क्यों सो रहा था। इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर सोने का वर्ड आया है, वो सो रहा है, तो कैसे, कहाँ, कब, क्यों। ठीक है, ये वर्ड्स, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद आप देखें कौन सो रहा था, ये भी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन के कौन सो रहा था ये आपको डूअर ऑफ द एक्ट का बताएंगे। इससे आपको डूअर ऑफ द एक्ट का पता चल गया। फिर अगर आपको पता चलता है, फिर आप क्वेश्चन करते हो। जब हम डिटेल ऑफ एक्ट की बात करते हैं, डिटेल के अंदर दो किस्म के क्वेश्चन आते हैं, एक आता है डूअर ऑफ द एक्ट के और एक आता है क्वेश्चंस अबाउट एक्ट। तो वो कौन से क्वेश्चंस होंगे जिनके अंदर उस एक्ट का जिक्र किया जा रहा है, कैसे, कहाँ, कब, क्यों, ये सारा कुछ के वो कैसे सो रहा है, कहाँ सो रहा है, कब सो रहा है, क्यों सो रहा है, ये सारे के सारे नसब के लिए आ गए। और ये आ गया रफा के लिए, क्योंकि कौन सो रहा है, डूअर ऑफ द एक्ट, स्टूडेंट सो रहा है। फिर अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, वो किसका शागिर्द था, मुझे बताएं कि यहाँ पर सोने का एक्ट आ रहा है, फेल का जिक्र हो रहा है, फेल का तो जिक्र ही नहीं हो रहा कि वो सो रहा था। अगर कोई भी आपके सामने क्वेश्चन रखता है, आप क्लास में अभी एंटर हुए हो, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा था, लेकिन आपने, आपसे किसी ने पूछा कि वो किसका स्टूडेंट था, तो आप उस वक्त
ब्लैंक होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस वजह से मुझसे ये पूछ रहा है कि वो किसका शागिर्द था। तो आप ये नहीं बोलेंगे कि वो सो रहा था, कैसे सो रहा था, कहाँ सो रहा था, कब सो रहा था, क्यों सो रहा था, कौन सो रहा था। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए उस वक्त बिल्कुल एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे कि वो किसका शागिर्द था। तो आप वही जवाब देंगे कि वो फलां टीचर का शागिर्द था। इसमें जस्ट आप पोसेसिवनेस बता देंगे। तो इस क्वेश्चन का मकसद क्या है, पोसेसिवनेस ना, यानी कि जर का स्टेटस पता चल गया। फिर इन क्वेश्चंस के मकसद से हमें डिटेल ऑफ एक्ट पता चल गई, और इस क्वेश्चन के मकसद से हमें डूअर ऑफ द एक्ट पता चल गया। तो ये तीन प्रोसेस, ये जो तीन स्टेप्स हैं, ये प्रोसेस के मेन स्टेप्स हैं, और इनको याद करके आपने फिर आगे ये वाले इस वाले चार्ट को आपने सॉल्व करना है। थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, प्लेस एन, आर, एन और जे ओवर द हाईलाइटेड वर्ड्स। थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेटस हैं, कौन कौन से हैं, रफा, नसब और जार। अब इस पेज के अंदर आप लोग देखो तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि वो हाईलाइटेड है, जैसे कि यहाँ पे रेगुलरली, यहाँ पे ही, चॉकलेट मिल्क, चिल्ड्रन, यमी, फिर इधर स्टूडेंट्स, और यहाँ पे समटाइम्स, यहाँ पे हिज, यहाँ पर पेशेंटली, यहाँ पर टीचर्स। यहाँ पर बहुत डल है इस वक्त, वो साफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन आप लोगों के बुक्स के अंदर वो आपको साफ नजर आ रहे होंगे। लेकिन इसको हमने सॉल्व जस्ट इस तरह से नहीं करना कि जस्ट हाईलाइटेड वर्ड के ऊपर आपने लिख दिया जी कि ये स्टेटस आपको लग रहा है। आप लोग देखोगे भी तो आपको माय टीचर ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क रेगुलरली, तो यहाँ पे आपको अगर ये सेंटेंस दे दिया जाए और पिछले का प्रोसेस मैंने आपको ना समझाया हो, तो आप बता सकते हो कि रेगुलरली का क्या स्टेटस होगा। कोई सेंस बनेगी रेगुलरली कि मैम रेगुलरली को अरेबिक का स्टेटस हम किस तरह से रफा नसब जर दे दें, कंसेप्ट क्या बनेगा, स्टेटस क्या बनेगा। लेकिन जो प्रोसेस पीछे मैंने आप लोगों को समझाया है सेंटेंसेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, अब आपने उस प्रोसेस को इस चार्ट के ऊपर फॉलो करना है। फॉलो करना है, पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपने वर्ब को तलाश करना है। वर्ब को आपने तलाश कर लिया, उसको साइड पे करना है। फिर आपने देखना है डूअर ऑफ द एक्ट कौन है, फिर आपने डूअर ऑफ द एक्ट को दे देना है रफा का स्टेटस। फिर आपने देखना है डिटेल ऑफ एक्ट में कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। फिर वो जो डिटेल ऑफ एक्ट में वर्ड्स होंगे ना, वो होंगे नसब के स्टेटस में। और अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर कोई मलकियत पे बताई जा रही है, जैसे कि देख लें यहाँ पे हिज फोन, ठीक है, इसको अगर यानी उसका फोन, तो जैसे यहाँ पे हिज का वर्ड आ रहा है, तो इस हिज के वर्ड से आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई मलकियत जाहिर हो रही है कि वो फोन है, तो किसी का फोन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जर का स्टेटस दे दोगे, जैसे हमने पीछे टीचर स्टूडेंट की एग्जांपल की है, स्टूडेंट ऑफ हिज की। तो इस पूरे के पूरे वर्ड चार्ट को आपने सॉल्व करना है सेंटेंस नंबर 4 को छोड़कर। 4 को छोड़ दें, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। बाकी जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वो सब के सब आप सॉल्व करें, और उसके बाद लेक्चर के अंदर आके देखें कि कहाँ पर आपसे कौन सी गलती हुई और कहाँ पर कौन सा स्टेटस आता था। मैं पूरे का पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर दूंगी, और फिर अपने आंसर्स आके मैच कर लें। लेकिन खुद सॉल्व करना है, नकल नहीं करनी। मेरे सॉल्व हुए चार्ट को नहीं देखना कि मैम ने क्या लिखा था। आपसे गलती हो जाती है, इट्स ओके, कोई मसले की बात नहीं। गलती हो जाना और उसको करेक्ट कर लेना है हमने। हम एक ऐसी फेज में चल रहे हैं बेटा जहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कि हमने 100/100 लेना है। हमारा ये रीजन है, ये मकसद नहीं है हमारा। हमारा मकसद क्या है कि हमने अल्लाह के कलाम को समझना है। अल्लाह के कलाम को समझते हुए हमने ये नहीं देखना कि हर चीज हम स्टार्ट टू एंड तक हमेशा ठीक ही करें। कुछ गलतियां भी हमारी हो जाएंगी। अगर हम उन गलतियों को नहीं करेंगे, फिर उन गलतियों की वजह तक नहीं पहुंचेंगे, उस रीजन को नहीं समझेंगे, अपने प्रोसेस को करेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो गलती हमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। हम जिस इल्म को सीख रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा इल्म है, तो इसके लिए हमें अपने अंदर के ज़र्फ को भी बड़ा करना पड़ेगा। गलतियां हो जाती हैं, इट्स ओके, होने दें, उनको हमने ठीक करना है। उनको हम ठीक करके आगे मजीद अच्छे से अच्छे बन जाएंगे। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट होने की कोशिश करनी चाहिए। आप इस कोशिश में खुद को बेहतर से बेहतर फील करोगे कि आप अगर पॉइंट 1 पे थे, आपने कोशिश की, आप पॉइंट 2 पर चले जाओगे। आप पॉइंट 2 पर हो, आप कोशिश करोगे, पॉइंट 3 पर चले जाओगे। परफेक्शन तक हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम उसकी कोशिश जरूर कर सकते हैं ताकि हम खुद को निखार सकें। तो स्टॉप करें वीडियो और नेक्स्ट आगे टेबल देखें।
हाँ जी, तो हो गया आपका सॉल्व। चलें अब इस पूरे चार्ट को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था आपका कि माय टीचर ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क रेगुलरली। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है, प्रोसेस क्या है हमारा, कि हमने पहले वर्ब को देखना है। माय टीचर ड्रिंक्स चॉकलेट मिल्क, यानी कि पीना, ड्रिंक करना हमारा वर्ब है। हम वर्ब को साइड पे कर देंगे। फिर हम देखेंगे कि डूअर ऑफ द एक्ट कौन था। डूअर ऑफ एक्ट कौन था? टीचर। कि टीचर ने पिया है। अब टीचर ने पीने का काम किया, लेकिन क्या पिया है टीचर ने? चॉकलेट मिल्क पिया है। और चॉकलेट मिल्क वो कब कब पीती हैं? वो रोजाना पीती हैं। तो फिर ये क्या है? चॉकलेट मिल्क रेगुलरली, ये है डिटेल ऑफ इट, कि वो कब पीती हैं, क्या पीती हैं। ठीक है, तो ये आपके डिटेल ऑफ एक्ट के क्वेश्चंस हो गए, जिनका आपके पास इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है, चॉकलेट मिल्क एंड रेगुलरली। यहाँ पर आपको नसब के स्टेटस भी मिल गया, रफा का स्टेटस भी मिल गया, और अब माए का वर्ड यहाँ पे आ रहा है। माए किस में आता है? मेरी टीचर, यानी मेरा रिश्ता है उनके साथ, मेरा एक कनेक्शन है, मेरी एक मलकियत है कि वो मेरी टीचर है। तो माए किस में आ गया? जार के स्टेटस में आ गया कि एक मलकियत जाहिर की जा रही है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ही डजंट लाइक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि एक्ट क्या है, वर्ब क्या है? पसंद करना। पसंद करना हमारा यहाँ पे वर्ब है। पसंद कौन कर रहा है या नापसंद कौन कर रहा है? ही, यानी वो। उसको पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक, उसको पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? पसंद करना एक एक्ट था, और क्या पसंद नहीं है उसको। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या पसंद नहीं है उसको, तो आप आंसर करेंगे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, के उसको सब्जियां और फल पसंद नहीं है। पता नहीं किस तरह का बंदा है कि उसको सब्जियां भी नहीं पसंद, फल भी नहीं पसंद, गोश्त खोर होगा कोई। तो ये भी हो गया। ही आ गया आपका रफा में, और वेजिटेबल्स और फ्रूट आ गया आपके नसब के स्टेटस में। अब यहाँ पे और देखें, आर क्या है? ये एक हर्फ है, और अगर लिखा वो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी अपनी कोई सेंस नहीं है जब तक कि ये बाकी वर्ड्स के साथ लिखा हुआ ना आए। अगर यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हटा दूं तो आपको और की कोई सेंस नहीं मिलेगी। तो इंग्लिश में ये प्रपोजिशंस के तौर पे यूज होते हैं। ठीक है, हर्फ को प्रपोजिशन ही कहते हैं, लेकिन अरबिक का हर्फ इंग्लिश के प्रपोजिशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसी तरह जिस तरह हमारा इसम, अरबिक का इसम इंग्लिश के नाउन से डिफरेंट है। ठीक हो गया। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल करते हैं। ही बाइज हिज चॉकलेट मिल्क हैप्पीली। ही बाइज, वो खरीदता। तो खरीदना क्या है? वर्ब है। एक्ट कौन कर रहा है? ही आ गया रफा की फॉर्म में। हिज, he buys his chocolate milk। his क्या है? कि ये चॉकलेट मिल्क ऑफ हिज, यानी उसकी मलकियत है उस चॉकलेट मिल्क के ऊपर। तो हिज आ जाएगा जर के स्टेटस में। फिर आप देखें चॉकलेट मिल्क हैप्पीली, वो क्या खरीदता है? वो चॉकलेट मिल्क खरीदता है, और वो खुशी से खरीदता है, खुश हो जाता है वो चॉकलेट मिल्क खरीद के। तो ये क्या है? डिटेल अफेक्ट है, तो ये सारी की सारी आ जाएगी नसब के स्टेटस में। सही हो गया। फिर फोर्थ मैंने आपको कहा था छोड़ दें इसको, हम सॉल्व नहीं करेंगे अभी। फिर फाइव, माई टीचर आल्सो लाइक्स यमी शवामास। शवामा उनको बहुत पसंद है। अब लाइक, लाइकिंग करना, लाइक करना फिर से वर्ब आ गया हमारा। वर्ब को साइड पे करेंगे, हम देखेंगे लाइक कौन कर रहा है। माई टीचर, मेरी टीचर लाइक कर रही है। क्या लाइक कर रही है? यमी शवारमास। तो यमी शवारमास आएगा नसब के, यानी डिटेल ऑफ एक्ट में आएगा। टीचर आ जाएगी डूअर ऑफ द एक्ट, और माई टीचर है तो क्या है? मतलब मेरी मलकियत है टीचर के ऊपर। कुछ लोग ऐसे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो बहुत पोसेसिव होते हैं। वो अपने टीचर्स के मामले में, यानी बजाय इसके कि आप किसी के पास कुछ सीखने गए हो तो आप उससे वो सीखो जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाए। कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि वो उन अपने टीचर्स के साथ ही अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जब उन्हीं के साथ अटैच हो जाते हैं, तो अगर वो टीचर किसी और को कुछ समझा रहा है या समझा रही है, तो इवन वो जेलस फील करने लग जाते हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हो, और इवन मेरे साथ अक्सर ऐसा बहुत बहुत मर्तबा होता था कि मैं अगर ग्रुप में किसी को समझा रही हूँ तो इनबॉक्स में मैसेज आ जाएंगे, मैम आप उससे बात कर रही हैं, आप मुझसे बात नहीं करती, मैम आपने उसको आंसर किया, मुझे आंसर नहीं किया। तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को आंसर नहीं करती।
मैं ऐसे मैसेजेस का मैं आंसर भी नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती? क्योंकि बजाय काम पे फोकस करने के उनका फोकस किस जानिब होता है, काम को छोड़ के वो एक इंसान की जात की तरफ तवज्जो देने लग जाते हैं। और जब इंसान की तवज्जो इंसान ही की तरफ हो गई, वो बड़ी मंजिलें को मुसाफिर कहाँ से रहेगा? बड़ी मंजिलें तो फिर उसकी सोच में ना रही ना, उसकी तवज्जो में ना रही। तो अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसकी सोच किसी इंसान तक महदूद हो गई है, तो बेटा उससे निकलें और अपने आप को बड़ी मंजिल दिखाएं, अपनी बड़ी मंजिल की जानिब सफर करें। तो यहाँ पे माई टीचर है तो मेरी मलकियत है, और मेरी टीचर को क्या पसंद है, यमी शवामास पसंद है, तो यहाँ पे जर का स्टेटस आ जाएगा। फिर आगे हिज स्टूडेंट्स आल्सो लाइक शवामास, के उसके स्टूडेंट्स को भी शवामा पसंद है। तो लाइक करना वर्ब है। अब स्टूडेंट्स डूअर ऑफ द एक्ट है, हिज मलकियत है, फिर से पोसेसिव पोसेशन शो की जा रही है यहाँ पे, और शवामास के क्या पसंद है, शवामास पसंद है, ठीक है। फिर ही बाय शवार्मास फॉर हिज क्लास समटाइम्स, वो अपनी क्लास के लिए भी शवार्मा खरीदता है अक्सर होगा, ठीक है। बाय करना क्या है, वर्ब है, एक्ट है। कौन बाय कर रहा है, ही, यानी वो बाय कर रहा है, तो ये डूअर ऑफ द एक्ट हो गया। क्या बाय करता है वो, शवार्मास बाय करता है फॉर हिज क्लास समटाइम्स। क्या बाय करता है, किसके लिए बाय करता है, कब बाय करता है, ये क्वेश्चंस आ गए ना हमारे माइंड में, जिसका आंसर मिला कि वो शवारमा बाय करता है अपनी क्लास के लिए, और अक्सर औकात बाय करता है। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में आगे, नसब के स्टेटस के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहीं पे इसी सेंटेंस के इन्हीं वर्ड्स के अंदर फॉर का हर्फ मौजूद है, ठीक है। फॉर की अपनी कोई सेंस नहीं होगी अगर आप आगे पीछे के लफ्जों को हटा देंगे तो। फिर हिज हिज क्लास, क्लास ऑफ हिज या हिज क्लास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि उसकी क्लास उसकी मलकियत हुई ना। जैसे ये ड्रीम मैं टीच कर रही हूँ आपको, तो इस वक्त ये ड्रीम मेरी क्लास है, यहाँ पर मेरी एक मलकियत है, मेरी एक पोसेशन है। तो यहाँ पर हिज क्लास, तो वो उस पे ऊपर उसकी मलकियत होगी, तो वो भी जर के स्टेटस में आ जाएगा। हर्फ आपने देखा था कि हमने जब हर्फ ऑफ नसब या हर्फ ऑफ जर किया था, तो वो उनके अपने राब होते हैं, अपना स्टाइल होता है, वो किसी की परवाह नहीं करते, वो जैसे होते हैं उसी तरह से आते हैं। तो हर्फ को जब हम अरेबिक में पढ़ेंगे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा कि आगे पीछे हमारे वर्ड्स आ रहे होते हैं, बीच में हमारा हर्फ होता है, और वो हमने याद कर रखे हैं। हर्फ ऑफ जर क्या था, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ठीक है। अब जरा आप लोग रिपीट करें, बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फी, अन, अला, हत्ता, इला, ये हो गए हमारे हर्फ ऑफ जर। फिर क्या थे हमारे हर्फ ऑफ नसब, वो क्या थे, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला। अब आप लोग रिपीट करें, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, भी अन्ना, लईता, लकिन्ना, लअल्ला, हर्फ ऑफ नसब भी हो गए। तो ये छोटी मोटी प्रैक्टिस हमारी इंटेंसिव 2 के अंदर होती रहेगी, ताकि जो कंसेप्ट हमने याद कर रखे हैं वो हमें याद ही रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई टीचर लूजेस हिज फोन ऑफन, कि जो टीचर है उसने उसका उसका जो फोन है वो खो गया। तो यहाँ पे खोना क्या है, वर्ब हो गया, ठीक है। तो किसका फोन खोया है, खोने का एक्ट किसने किया है, टीचर ने किया है, माय टीचर। तो माय टीचर पोसेशन शो हो गई यहाँ पे। हिज फोन, हिज भी यहाँ पे कि टीचर का फोन था ना, तो वो क्या हो गया, जर के स्टेटस में आ गया। क्या खोया, फोन खोया, और ऑफन, ये भी क्या आ गया, ये नसब के स्टेटस में आ गया, क्योंकि ये डिटेल ऑफ इट थी। फिर माय टीचर पेशेंटली एक्सप्लेन्स हार्ड कॉन्सेप्ट्स, टीचर ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करना वर्ब है, किसने एक्सप्लेन किया है, टीचर ने। और टीचर किसकी है, माय टीचर है। और किस तरह से एक्सप्लेन किया है, क्या एक्सप्लेन किया है, तो किस तरह से एक्सप्लेन किया, पेशेंटली एक्सप्लेन किया, और क्या एक्सप्लेन किया, हार्ड कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर हार्ड कंसेप्ट्स और पेशेंटली नसब के स्टेटस में आ जाएंगे, एक्सप्लेन्स हमारा वर्ब है, टीचर हमारा डूअर ऑफ द एक्ट है, और माय टीचर पोसेशन है। फिर लास्ट, मे अल्लाह सुब्हान व तआला फॉरगिव माय टीचर्स, तो यहाँ पर क्या एक्ट है, माफ करना। माफ करना क्या है, वर्ब है। कौन माफ करेगा, अल्लाह की जात माफ करेगी। और
हज़रत वासिफ अली वासिफ का जुमला है कि माफ़ करो, माफ़ किए जाओगे। कि जो चाहता है ना कि अल्लाह उसको माफ़ कर दे, वो अल्लाह के बंदों को माफ़ कर दे। अक्सर औकात हम ये कह देते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, तो इससे अल्लाह हिसाब लेगा। कि अल्लाह के इंसाफ के कटहरे में वो बंदा खड़ा होगा। कभी रियलाइज किया है आपने कि ये कितनी बड़ी बात है? किसी के लिए ये सोचना कि वो अल्लाह के सामने किसी मामले के लिए खड़ा किया जाए। इमेजिन करें खुद को कि अगर आप किसी के साथ आपने कोई ज्यादती की, किसी का कोई दिल दुखाया, हालांकि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन दूसरे इंसान को तकलीफ हुई है उस चीज से और उसने वो माफ नहीं की, और आप उसके लिए अल्लाह ताला के इंसाफ के कटहरे में खड़े हो जाएं, आप अल्लाह ताला के सामने जवाब दें उस वक्त, तो कैसी कैफियत होगी? वो बहुत बड़ी दरबार है बेटा, वो बहुत बड़ा दर है। उस दर पे किसी को सवाल के लिए खड़ा मत करना। जो कसूर हुए हैं उनको माफ कर दो। और माफ करने से ना सिर्फ दूसरे इंसान की जिंदगी आसान होती है, बल्कि अपनी जिंदगी बेइंतहा आसान हो जाती है। कि वो परेशानियां जो हमारे दिमाग में रहती हैं, हम उनसे परेशान रहते हैं, तकलीफ होती रहती है, अपने जख्मों को हम खुद खुरचते रहते हैं और अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरे को माफ नहीं करते। तो बेटा, फिर जब माफ नहीं करेंगे ना, तो माफ भी नहीं किए जाएंगे। दूसरे को माफ करने का मतलब ये है कि खुद को माफ कर देना, अपनी खुशियों की हिफाजत अपने हाथों से करना। तो यहाँ पे देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ करना है, तो ये जो वर्ड अल्लाह है ये रफा के स्टेटस में आ जाएगा। और ये फॉरगिव वर्ब है। माय टीचर्स, टीचर्स कौन है? नसब है कि किसको माफ किया जाएगा, डिटेल अफेक्ट है ना, तो वो टीचर्स को माफ किया जाएगा। और टीचर्स किसके हैं? मेरे टीचर्स हैं, तो ये जर का स्टेटस आ गया। यहाँ पर मे भी वर्ब ही है, लेकिन ये जो मजीद कंसेप्ट हैं ये आगे से आगे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अभी तक के लिए हमारी जो खास डिस्कशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह डन हो चुकी है। आई होप सो कि ये सारे के सारे जो सेंटेंस के अंदर वर्ड थे, सेंटेंसेस के अंदर, वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। इसमें दो सेंटेंसेस में मैंने आल्सो का वर्ड छोड़ा है, इसको अपने छोड़ देना है अभी, क्योंकि ये एक डिटेल के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इनके अंदर इनकी मजीद एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मकसद इंग्लिश लैंग्वेज को एक्सप्लोर करना नहीं है, हमारा मकसद क्या है? अरबिक को एक्सप्लोर करना। अब अरबिक के लिए, अरबिक को डिस्कस करने से पहले हमने ये कंसेप्ट क्यों इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किए, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज के कंसेप्ट को अगर समझना है जो हमें नहीं आती अभी, तो हम उसको किस लैंग्वेज से समझेंगे? उसी लैंग्वेज की मदद से समझेंगे जो हमें आती है। और इस वक्त हमारे सामने इंग्लिश मौजूद है, और हम इंग्लिश और उर्दू दोनों के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अरबिक के कंसेप्ट को समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें रफा, नसब और जर का कंसेप्ट समझ में आ गया, डूअर ऑफ द एक्ट समझ में आ गया, डिटेल ऑफ एक्ट समझ में आ गया, और पोसेशन समझ में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस क्या किया? इस पूरे लेक्चर में हमारा क्या था? पहले था हमारा 3 काइंड्स ऑफ वर्ड्स था इन अरबिक, इसम, फेल और हर्फ। इसम कहते हैं द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड। फेल क्या था? वर्ड स्टक इन टाइम। ठीक है, यानी कि वो वर्ड जो कि वक्त की कैद में होता है। अ वर्ड दैट हैज अ टेंस, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हर्फ क्या था? अ वर्ड दैट मेक्स नो सेंस अनलेस अनदर वर्ड कम्स आफ्टर इट, कि एक हर्फ जिसकी अपनी कोई सेंस नहीं होती, वो नॉनसेंस होता है जब तक कि वो दूसरे अल्फाज के साथ नहीं आता। ठीक है, इनकी अल्टरनेटिव जो डेफिनेशंस थी वो आपको लिखवा दी थी मैंने, इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखी हुई हैं और आगे उर्दू में भी यहाँ पर लिखी हुई हैं, कि अगर वो फेल नहीं होगा, हर्फ नहीं होगा, तो इसम होगा। और ये हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन था, जिसको हमने ये चार्ट सॉल्व करते हुए यूज किया था। ये चार्ट आपने सॉल्व किया, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम बच गई है आफ्टर डिस्कशन, चैट ऑन होगी, आपने क्वेश्चन कर लेना है। और कोशिश करें बेटा कि जब आप लोगों की चैट ऑन हो उन डेज के अंदर डिस्कस किया करें, तो एक आपस में क्लासमेट्स के साथ डिस्कस कर लें या टीचर्स के साथ कर लें, क्योंकि अगर क्लास में इन्वॉल्व रहेंगे ना, आपका माइंड इस तरफ एक्टिव रहेगा। और अगर क्लास में आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, तो आपका माइंड आहिस्ता आहिस्ता ड्रीम से दूर होना शुरू हो जाएगा।
आपको अपने माइंड के साथ ना माइंड की गेम खेलनी पड़ेगी। अगर माइंड की गेम नहीं खेलोगे ना इसके साथ, तो फिर पीछे रह जाओगे। वो कहा जाता है कि अगर जो परिंदा है ना, उस परिंदे को अगर आप ये रेंगने वाले जानवरों के साथ, सॉरी कीड़ों के साथ रख देते हैं ना, तो वो उड़ना नहीं सीखता, वो रेंगना सीख जाता है। अब उस परिंदा किस चीज के लिए है? उड़ान भरने के लिए। उड़ान भरने की जगह वो रेंग रहा है, ये उसका मुकाम तो नहीं था। मुकाम क्यों हुआ? उसने रेंगना कैसे सीख लिया? क्योंकि जिस कंपनी में वो रहा, उस कंपनी ने उसको रेंगना सिखाया था। अगर वो परिंदों की कंपनी में रहता जो फिजा में उड़ान भरते थे, तो वो उड़ान भरता। लेकिन वो ऐसी कंपनी में नहीं रहा। तो अगर ड्रीम की कंपनी में नहीं रहोगे, तो आपकी अपनी उड़ान पीछे हो जाएगी, आप उड़ान नहीं भर पाओगे। और फिर जिस तरह बाकी लोगों की छांटी हो चुकी है ना ड्रीम से, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी हो जाए। लेकिन जिम्मेदारी का एहसास अब आप लोगों को खुद करना होगा। फिर यहाँ पे चार्ट भी हमने सॉल्व किया था। फिर हमने 3 फॉर्म्स ऑफ स्टेटस, रफ़ा, नसब और जर। और रफ़ा की वजह से उसको मरफू का नाम दिया जाता है, नसब की वजह से मंसूब का नाम दिया जाता है, जर की वजह से मजरूर कर दिया जाता है। फिर इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैंने आपको प्रोसेस समझाया था कि एक सेंटेंस के अंदर हमने रफ़ा, नसब और जर के स्टेटस किस तरह से देखने होते हैं। फिर इस प्रोसेस को करके आपने इस पूरे के पूरे पेज को सॉल्व किया। और सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर उसको पूरे का पूरा डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा लेक्चर था। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन तो चैट ऑन जब होगी तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।